तारीख थी 28 अप्रैल साल 2025। बिजनौर में एक ज़िला लगता है किरतपुर ज़िला, और इसी ज़िले के अंतर्गत एक गांव आता है रामपुर आशा गांव। और इसी 28 अप्रैल साल 2025 के दिन शाम के तकरीबन 4 से 5 बजे के आसपास का समय होगा। खेतों पर कुछ लोग काम कर रहे थे, लेकिन काम करते हुए जो लोग थे उनके कानों में अचानक से एक फायर की आवाज़ आती है, जैसे कि गोली चली हो। अब ये लोग दौड़े दौड़े भागे भागे उस गोली की आवाज़ की तरफ पहुंचते हैं, लेकिन सामने का जो दृश्य होता है उसे देखने के बाद में इन लोगों की रूह कांप जाती है। उसके बाद में सारे लोग किरतपुर पुलिस थाने में कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद में बताते हैं कि साहब यहाँ पर एक शख्स को गोली लगी है और बहुत तेज़ आवाज़ आई। उसके बाद हम लोग इस साइड भागे थे। अब पुलिस की टीम जब इस तरीके की सूचना पाती है तो उसके बाद में आनन फानन में घटना स्थल पर पहुँचती है। अच्छा, पुलिस की टीम जब वहाँ पर पहुँचती है तो पुलिस को भी ये यकीन हो जाता है कि जो फ़ोन किया गया है ये 100% सच है, क्योंकि जब वहाँ पर पुलिस पहुँची थी जब तक वहाँ पर लोगों की एक भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, और पुलिस उस भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ती है तो देखती क्या है कि एक शख्स जो कि लहूलुहान पड़ा हुआ है, उसके जिस्म से खून बह रहा है, लेकिन उसका जो चेहरा है ये किसी भारी भरकम ईंट या पत्थर से कुचला गया है, जिसकी वजह से चेहरे की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। लेकिन इसके मुंह से और इसके हाथों से काला कपड़ा बंधा हुआ था, पीला कपड़ा। और उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो इस डेड बॉडी का पंचनामा करते हैं और सीधा सीधा इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अच्छा, पुलिस वालों ने इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, इधर पुलिस जो थी इस पूरे मामले में इस डेड बॉडी के बारे में जानकारी जुटाती है। सबसे पहले आस पड़ोस के गाँवों में तमाम लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन तमाम लोगों से पूछताछ की जाती है तब भी पुलिस को इस पूरे मामले के अंदर कोई भी लीड नहीं मिलती है। उसके बाद में जो लोग उस घटना स्थल के आसपास खेतों में काम कर रहे थे उनसे पुलिस पूछताछ करती है, तो वो जो लोग होते हैं बताते हैं कि साहब हमने इतना तो देखा था कि इस एरिया के अंदर मोटरसाइकिल से 3 लोग गए हुए थे, लेकिन वापसी पर महज 2 लोग ही जो है वो लौट कर गए। अच्छा, पुलिस को लगता है कि ये लोग बता रहे हैं, भले ही ये लोग शिनाख्त ना कर पा रहे हो, लेकिन अगर हम इस एरिया में लगे हुए सीसीटीवी कैमरास को खंगाल लेंगे तो सीसीटीवी कैमरास से हो सकता है कि इन लोगों की पहचान हो सके। अच्छा, उसके बाद में पुलिस ऐसा ही करती है, सीसीटीवी कैमरास खंगालती है। और दोस्तों, जब पुलिस सीसीटीवी कैमरास खंगालती है तो उसमें पुलिस को वो बाइक दिखाई पड़ जाती है जिसमें पुलिस को देखने को मिल रहा था कि 3 लोग आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और उसी बाइक से जब लौटते समय पुलिस देखती है तो सिर्फ और सिर्फ 2 लोग थे। लिहाजा पुलिस उस बाइक के नंबर के आधार पर अब ये छानबीन करती है कि इस बाइक के ऊपर कौन कौन बैठा हुआ था। लिहाजा पुलिस को पता चलता है कि इसी बिजनौर के एक मोहल्ला जिसका नाम होता है अनारियान, और ये जो अनारियान मोहल्ला है इसी मोहल्ले में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम होता है मेहरबान, ये मेहरबान की ही बाइक है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जो थी मेहरबान के घर परिवार वालों से, सारे लोगों से पूछताछ करती है, और पुलिस को ये पता चलता है कि उस दिन मेहरबान के साथ में मेहरबान का एक दोस्त उमर और उसका एक दोस्त मोहम्मद फारूक उस बाइक पर बैठा हुआ था। लेकिन जब ये बाइक लौट कर गई थी तो उस समय मेहरबान के साथ में उसका दोस्त उमर बैठा हुआ था, यानी वो जो व्यक्ति था जिसकी डेड बॉडी पुलिस को मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि इसी मेहरबान का दोस्त मोहम्मद फारूक था। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जो थी वो सीधा सीधा मोहम्मद फारूक के घर पे पहुंचती है, और वहां पर जाने के बाद में जो डेड बॉडी के फोटोग्राफ्स वगैरह लिए गए थे मोहम्मद फारूक के परिवार वालों को दिखाए जाते हैं। मोहम्मद फारूक के जो परिवार वाले होते हैं जब उस डेड बॉडी के उस फोटोग्राफ्स को देखते हैं उनकी तो चीखें निकल जाती है, क्योंकि ये शख्स कोई और नहीं था बल्कि उनके ही घर का बेटा मोहम्मद फारूक था। अच्छा, घर वालों से जब ये पूछा जाता है कि मोहम्मद फारूक घर से कब गया था और किसके साथ गया था, तो घर परिवार के जो लोग होते हैं ये बताते हैं कि मोहम्मद फारूक पड़ोस में ही रहने वाले एक शख्स मेहरबान और उसके दोस्त उमर के साथ में बाइक पर गया था और उसके बाद से लौट कर नहीं आया। अच्छा, पुलिस का जो शक था अब ये शक यकीन में बदल चुका था। पुलिस को ये लगने लगा था कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे अगर किसी की कोई साजिश हो सकती है तो वो मेहरबान और उमर है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जो थी मेहरबान और उमर को उठा लेती है, इन दोनों को लाकर सख्ती से पूछताछ करती है। अच्छा दोस्तों, पुलिस जब इन लोगों के ऊपर सख्ती दिखाती है तो ये लोग पुलिस के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं, बल्कि थोड़ी ही देर के बाद में ये पुलिस के सामने टूटते हैं। और ये मेहरबान पुलिस के सामने एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे सुनने के बाद में ना कि पुलिस वाले बस कि आस पड़ोस के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे लोग दंग हो जाते हैं।
दरअसल मेहरबान बताता है कि हमारे और इस मोहम्मद फारूक की जो पत्नी है उसके बीच में 5 साल पहले रिलेशनशिप शुरू होता है। दरअसल मोहम्मद फारूक की शादी जब उसकी पत्नी के साथ में हुई तो उसके बाद में मोहम्मद फारूक काम करने के लिए सऊदी अरब चला जाता है। जब वो सऊदी अरब चला जाता है तो उसके बाद में उसकी जो पत्नी घर पे अकेली रह गई थी, वो खाली समय पर अपने मोबाइल के पन्ने पलटा करती थी। जब खाली समय पर मोबाइल के पन्ने पलटा करती, टाइम पास नहीं होता, तो इसी बीच में सोशल मीडिया के थ्रू पड़ोस में ही रहने वाले मेहरबान से इसकी मुलाकात होती है। पहले तो हाय हेलो होती है, लेकिन ये हाय हेलो कब दोस्ती में और कब नज़दीकियों में बदल जाती है, दोनों को कानो कान खबर नहीं होती है। अब ये दोनों एक दूसरे के टच में आ चुके थे, दोस्ती गहरी हो चुकी थी। धीरे धीरे जो बात फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम पे हो रही थी वो व्हाट्सएप तक आ चुकी थी, बल्कि व्हाट्सएप से धीरे धीरे अब ये कॉल, ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल तक भी जाकर सीमित हो चुकी थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। मेहरबान और मोहम्मद फारूक की जो पत्नी होती है, ये दोनों एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। और दोस्तों, मोहब्बत तो इसको कहना गलत है, बल्कि अपनी जिस्मानी भूख का ये लोग इजहार करते हैं और उसके बाद में एक दूसरे से मिलना मिलाना शुरू करते हैं। अब मोहम्मद फारूक तो घर पे रहता नहीं था, वो सऊदी अरब रहता था, तो पत्नी घर पे अकेली थी। तो जब चाहती वो तुरंत इस मोहम्मद फारूक के पड़ोस में रहने वाले मेहरबान को बुलाती, इसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती। यही सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे सिलसिले को, इस पूरे घटनाक्रम को तकरीबन 5 साल का लंबा समय गुजर जाता है। यानी 5 साल तक इस मेहरबान और मोहम्मद फारूक की पत्नी के बीच में नाजायज़ ताल्लुकात पनपते रहते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं चलती है। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि वक्त के साथ ऐसी चीज़ें ज़्यादा समय तक छुप नहीं पाती और आखिरकार जो मोहम्मद फारूक होता है, ये सऊदी अरब से अपने घर वापस आने का फैसला करता है। ये अपनी पत्नी से डिसाइड करता है कि अब वो पत्नी के बिना ज़्यादा दिनों तक सऊदी अरब नहीं रह सकता, इसलिए वो वहीं पर आकर कोई कामकाज कर लेगा। पत्नी जो होती है वो कहती है ठीक है, लेकिन इस बारे में जो पत्नी होती है मेहरबान को भी बताती है कि मेरा पति फारूक घर पे आने वाला है। अच्छा, मेहरबान जब ये बात सुनता है तो थोड़ा चिंतित होता है और उसके बाद में फारूक आ भी जाता है। लेकिन फारूक जब आता है तो अब मेहरबान फारूक की पत्नी से जब चाहता तब नहीं मिल सकता था। यानी इन दोनों के बीच में बंदिशें आ चुकी थी और अब मेहरबान जो था वो अपनी उस माशूका से, उस प्रेमिका से कभी भी मिल नहीं सकता था। अब इसी बीच में दोनों के बीच में मिलने मिलाने की तड़प ऐसी चलती रहती है कि मोहम्मद फारूक की पत्नी जो होती है मेहरबान से अब मोबाइल पर घंटों घंटों बात करती। लेकिन दोस्तों, इनकी जो बातचीत होती है, ये आँख मचोली का जो सिलसिला होता है, ये ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाता, बल्कि इनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है, इस बारे में मेहरबान के दोस्त मोहम्मद फारूक को पता चल जाता है। मोहम्मद फारूक को ये पता चलता है कि पड़ोस में ही रहने वाला उसका दोस्त उसकी ही पत्नी के साथ में नाजायज़ ताल्लुकातों में है। इसलिए मोहम्मद फारूक जो था वो अपनी पत्नी के ऊपर बंदिशें बढ़ता है, उसके साथ में आए दिन मार पिटाई भी करता है, झगड़ा भी करता है, उसे समझाता भी है। लेकिन कहीं ना कहीं मोहम्मद फारूक की जो पत्नी थी उसको मेहरबान की आदत लग चुकी थी और वो किसी भी हाल में मेहरबान को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए अब ये चोरी चुपके उससे मिलना शुरू कर देती है। लेकिन इस बारे में भी मोहम्मद फारूक को पता चल जाता है। मोहम्मद फारूक को जब पता चलता है कि उसकी पत्नी जो है उसकी पीठ पीछे अपने प्रेमी से मिल रही है, तो इस बात को लेकर ये अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा लड़ता झगड़ता है। कभी कभी ये अपनी पत्नी की काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई भी कर देता है। लेकिन दोस्तों, जब ये पत्नी के साथ में मार पिटाई करता है तो इस बात का जिक्र जो होती है मोहम्मद फारूक की पत्नी अपने प्रेमी मेहरबान के साथ करती है कि उसका जो पति है हम दोनों के बीच आ चुका है, वो हमारे बीच में रोड़ा बन रहा है और क्यों ना हम लोग इस रोड़े को हमेशा के लिए निकाल फेंकें। दोस्तों, जो मेहरबान होता है वो भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद में प्लानिंग बनती है। प्लानिंग तो बन चुकी थी, लेकिन कत्ल कैसे किया जाए और कत्ल भी इस तरीके से हो कि हम लोग पकड़े भी ना जाएं। इसके लिए मेहरबान अपने एक दोस्त मोहम्मद उमर को अपने साथ मिलाता है और उसके बाद में 28 अप्रैल साल 2025 को जो मेहरबान होता है मोहम्मद फारूक से कहता है कि यार जो हुआ सो हुआ, इन सारी बातों को भूल जाओ। और उसके बाद में कहता है कि चलो बियर पीने के चलते हैं। और उसके बाद में ये तीनों लोग बाइक पर बैठते हैं और उसके बाद में रामपुर आशा जो गांव होता है उसी गांव के जंगलों की साइड निकल जाते हैं। और जैसे ही ये लोग वहां जंगलों में पहुंचते हैं या वहां पर बियर पीने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि इसी समय मेहरबान जो होता है मोहम्मद फारूक के बहुत ही नज़दीक से सटाकर गोली मारता है। एक नहीं बल्कि 2 गोली मारी जाती हैं और जैसे ही गोलियों की आवाज़ आस पड़ोस के लोगों को पता चलती है वो लोग भागते हैं। और इतने देर में ही मेहरबान और मोहम्मद उमर जो होते हैं ये अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। मौके पर पुलिस पहुँचती है, डेड बॉडी को कस्टडी में लेती है, पोस्टमार्टम कराती है।
लेकिन दोस्तों यकीनन जब ये पूरा केस खुलकर सामने आता है तो यहाँ पर पुलिस बड़ा हैरान होती है, लोग भी हैरान होते हैं। मोहम्मद फारूक अपनी जिस पत्नी के लिए परदेश में रहकर पैसे कमाने के लिए गया था, वही उसकी पत्नी उसकी इज्जत को पामाल कर रही थी, तार तार कर रही थी। दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं कि एक पति अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी पत्नी अपने बच्चों को खुश करने के लिए परदेश में गुजार देता है और वहीं पर वही पत्नी उसकी सारी जिम्मेदारियों को छोड़ती है, बल्कि उसकी इज्जत को तार तार करती है, अपने पैरों तले रौंदती है और अपने प्रेमी की बाहों में चली जाती है। आप लोग इस कहानी के बारे में जो भी सोचते हो अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स आए हैं, वो कमेंट्स भी पढ़ लीजिए, लेकिन आज की कहानी आप लोग को थोड़ा लेट मिलेगी क्योंकि जिस समय ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ तो उस समय 9:36 का समय हो चुका है और अभी एडिट होगी तो आने में हो सकता है कि 10 बजे के बाद का समय हो जाए। तो चलते हैं फिर आप लोग के कमेंट्स पढ़ लेते हैं। सो दोस्तों कल के दिन जो कमेंट्स आए थे इसमें मोहम्मद रियाज ने लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी, तो मोहम्मद रियाज जी आपका शुक्रिया। दिनेश कुमार ने लिखते हैं भाई बहुत बढ़िया स्टोरी है। दिनेश कुमार जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान ने लिखते हैं गुड जॉब भाई, तो मंसूरी भाईजान जी शुक्रिया आपका। देव कुमार जी लिखते हैं टू एक्सप्लेन स्टोरी, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद में दिनेश कुमार लिखते हैं नाइस स्टोरी मलिक भाई साहब, तो शुक्रिया भाई आपका। फरजाना सिद्दीकी है लिखती है नाइस इन्वेस्टिगेशन सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हुसैन रतलामी है लिखते हैं सर यू आर दी बेस्ट स्टोरी टेलर, हेड्स ऑफ यू, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अशबा है लिखते हैं आप अच्छा काम कर रहे हो माशाअल्लाह, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन। दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं और इनके कई सारे कमेंट्स हैं। शमसुल अंसारी जी कमेंट्स करते हैं। खान अकील है लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाविज भाई स्टोरी अच्छी है, तो शुक्रिया मेरे भाई। देव कुमार जी लिखते हैं प्रे ऑफ पंजाब गॉड ब्लेस यू ऑल पंजाब्स, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओमराव सिंह लिखते हैं मलिक साहब आप आगे बढ़ते रहे, हमारे पश्चिमी राजस्थान इन दिनों बाढ़ की चपेट में है, जहां वर्षा ना के बराबर होती थी आज वहां शेरा पूंजी बन गया है, यहां जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। जी आपने सही कहा, शुक्रिया आपका। मंदी वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जालंधर पंजाब से कहानी सुनती है, शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। शहाबुद्दीन जी कमेंट्स करते हैं। एम हसन है करके कमेंट करते लिखते हैं नाइस स्टोरी भाई सिस्टर सर मैं अमीन गुज्जर फ्रॉम फैसलाबाद पाकिस्तान से, तो भाई आपका शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं मलिक भाई जी आपकी कहानी बहुत अच्छी थी और थोड़ा हटके भी थी, तो शुक्रिया आपका। उसके बाद में फरजान सिद्दीकी लिखते हैं हम मुंबई से आपकी कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। सुनील त्यागी जी शहनाबुल शहर से कहानी सुनते हैं। दिनेश कुमार जी की वाइफ भी हमारी कहानी सुनती है। उसके बाद में खुशरुद्दीन अंसारी लिखते हैं सर आप पदरुआ कुशीनगर में हाल ही में जो मर्डर हुआ है उसकी कहानी सुनाई, तो मैं कोशिश करूंगा, ज़रूर सुनाऊंगा। दिनेश कुमार जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं और अपनी वाइफ के बारे में लिखते हैं, इनकी वाइफ का नाम दीप है। सो दोस्तों ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स कल के दिन आप लोगों के आए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी जल्दी जल्दी में सुनाई गई है तो आप लोग माफ़ करिएगा क्योंकि कहानी की लेंथ थोड़ी छोटी मैंने आज के दिन रखी है। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।